हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, मिडाइवल इंडिया के तहत हम लोगों ने सबसे पहले राइज ऑफ इल्तुतमिश देखा था, जिसने दिल्ली सल्तनत की वास्तविक स्थापना की और दिल्ली को जो है क्या किया ना राजधानी बनाया। अब इसी सल्तनत को आगे बढ़ाते हुए बलबन ने जो है मजबूती प्रदान किया। तो आज का जो विषय है वो है राइज ऑफ बलबन। बलबन के सुल्तान बनने की जो प्रारंभिक घटनाएं घटी थी उसको लेकर के चर्चा करेंगे। बलबन के सामने जो चुनौतियां थी उनको लेकर के चर्चा करेंगे और साथ में बलबन ने जो किंगशिप पॉलिसी दिया था जो काफ़ी फेमस हुआ था उसको लेकर भी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बलबन के अर्ली जो लाइफ है उसको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बलबन दिल्ली में जो है बलबनी वंश की नींव डाला। जैसे कि पूर्व में ही कहा गया था, जो दिल्ली सल्तनत है इसे आदि तुर्क शासक कहा जाता है, आदि तुर्क शासक या ममलुक सुल्तान भी कहा जाता है। इनमें तीन अलग अलग वंशों का शासन प्राप्त होता है, कुतुबी, साथ में इलबारी तुर्क और बलबनी। तो बलबन के द्वारा बलबनी वंश की स्थापना की गई और ये जो है ममलुक सुल्तानों में से अंतिम था। ठीक है, तो चलिए, बलबन के द्वारा जो है बलबनी वंश की स्थापना की गई और इसका नाम क्या था ना, इसका जो पूर्व का नाम था वो था बहायुद्दीन, इसका पूर्व नाम था। बचपन में इसे क्या हुआ कि मंगोलों ने इसे पकड़ लिया था और उसे गजनी में जाकर के बेच दिया गया था। लेकिन बाद में वहाँ जमालुद्दीन बसरी के द्वारा उसे दिल्ली लेकर के आया गया। जमालुद्दीन बसरी ने उसे दिल्ली लेकर के, जहाँ इल्तुतमिश जब अपने जो तुर्कन चिहालगानी अर्थात 40 सरदारों के गुटों का निर्माण कर रहा था, तो उस समय जो है वो क्या दासों की खरीद कर रहा था। तो इल्तुतमिश के द्वारा 1233 में जो है ग्वालियर विजय के बाद किया गया ना, बहाउद्दीन को खरीदा गया, अर्थात बलबन को भी उन 40 सरदारों में से खरीदा गया या 40 सरदारों में से वो एक था। तो तुर्कानी चहलगानी या जो 40 सरदारों का जो गुट बनाया गया इल्तुतमिश में, बलबन उनमें से एक था। ठीक है, चलिए बलबन के आगे के जीवन के बारे में अगर देखें, इल्तुतमिश ने बलबन को सबसे पहले पानी ढोने का कार्य दिया और उसके तुरंत बाद अपनी योग्यता से वो उसका खासदार बन गया, अर्थात सुल्तान का खासदार बन गया, सुल्तान का करीबी हो गया। रजिया सुल्तान के समय में वो क्या बन गया, अमीर शिकार के पद पर चला गया, शिकार का वो हेड बन गया। इसके ठीक बाद बहरम शाह के शासनकाल में वो अमीर अखूर बन गया, अर्थात अश्वशाला का प्रधान, अमीर अखूर अश्वशाला का वो प्रधान गया। इसी दौरान उसे क्या मिला, रेवड़ी का जागीर दिया गया और बाद में उसे बहुत ही महत्वपूर्ण जागीर हांसी प्रदान किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है उसने धीरे धीरे जो है पानी ढोने वाला से जो है वो क्या बना, खासदार बना, अमीर शिकार बना, फिर अमीर अखूर बना और फिर रेवड़ी और हांसी का क्या बन गया, इक़्तिदार बन गया। ठीक है, तो ये तो था उसका अर्ली लाइफ। चलिए अब देखेंगे कि बलबन शासक किस प्रकार बना। बलबन का किंग बनने की जो कहानी है उसको लेकर के देखेंगे। बलबन अलाउद्दीन मसूद शाह को हटा करके, चूंकि तुर्के चहलगानी को लेकर के थोड़ा और डिस्कशन कर ले रहे हैं। इल्तुतमिश ने जो तुर्के चहलगानी का गठन किया था अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए, इसी तुर्कानी चहलगानी बाद में क्या है ना बहुत सशक्त भूमिका में चले आते हैं। अधिकारियों का एक बड़ा ग्रुप है और इस लॉबी के द्वारा कई राजाओं को बैठाया जाता है और कई राजाओं को हटाया जाता है या मार दिया जाता है। इसी में से बलबन एक था। बलबन या उनके जो गुटों के सरदार थे, उन लोगों ने मिलकर के क्या किया ना, अलाउद्दीन मसूद शाह को हटा करके नसरुद्दीन महमूद को क्या बना दिया गया, सुल्तान बना दिया गया। तो बलबन ने जो है अपने प्रभाव से नसरुद्दीन महमूद को क्या बनाया, सुल्तान बनाया और स्वयं के लिए भी जो है राज्य एक बड़ा पोस्ट जो है अपने लिए रख लिया और वो क्या बन गया ना, वो वजीर बन गया। उस समय काल के दौरान अर्थात नसरुद्दीन महमूद के काल में वो स्वयं के लिए एक बड़ा पोस्ट और वजीर पद पर पहुंच गया। 1245 से 1265 तक, जब तक नसरुद्दीन मोहम्मद का समय काल था, तब तक वो वजीर पद पर ही रहा। साथ में इस संबंध को और मजबूत बनाने के लिए 1249 में बलबन ने अपनी एक पुत्री का विवाह जो है नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। इस प्रकार नसरुद्दीन महमूद, जिसे जो बलबन ने ही बिठाया और उसकी संपूर्ण शक्ति को जो अपने हाथों में रखते हुए स्वयं के लिए वजीर का पद बनाना और अपनी
पुत्री का उसके साथ विवाह करना, इन सबसे ये मालूम चलता है कि नसरुद्दीन महमूद को पूर्ण रूप से जो है उसने कैप्चर कर लिया था और सत्ता अपने हाथों में हथिया ली थी। हालांकि बीच में जो है तुर्की के कुछ लोग जो है या अधिकारी इससे असंतुष्ट हो जाते हैं और रेहान के नेतृत्व में जो है बलबन का विरोध करते हैं, लेकिन पुनः बलबन ने जो है अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए जो है नायब पद को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार थोड़े समय के लिए जो है 1 वर्ष में 1253 के आसपास रेहान के द्वारा बलबन के विरोध की घटना को अगर छोड़ दे, रेस्ट ऑफ द जो पीरियड है लगभग 20 वर्षों का जो समय काल है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सिचुएशन था, स्ट्रॉन्गेस्ट समय काल था बलबन का। और इस समय काल ने बलबन ने दिखा दिया कि किस प्रकार जो है राजपद को प्राप्त किया जाता है, जिसमें लोगों के विद्रोह की संभावनाएं जो है बहुत कम थी, अर्थात लोगों का किसी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ और लोगों ने उन्हें जो है राजपद के लिए या शासन सुल्तान बनाने के लिए स्वयं ही चुन लिया। तो ये जो 20 वर्षों का समय काल था नसरुद्दीन मोहम्मद के समय काल के दौरान, जब वो वजीर और नाइब के पद पर रहा, उसने संपूर्ण शासन को अपने हाथों में धीरे धीरे जो है घेर लिया। ठीक है, चलिए, तो ये था बलबन के शासक सुल्तान बनने की जो है ऐतिहासिक घटना। इसके अलावा जो कंटेम्पररी जो सर्कमस्टांसेस थे, तत्कालीन और कौन कौन सी घटनाएं थी, क्या हम कहेंगे कि वो कौन कौन सी चुनौतियां थी बलबन के सामने जब वो सुल्तान बना। अब सबसे पहले चुनौती थी कि इल्तुतमिश के बाद जो है निर्बल शासक बनते चले गए, जिसके कारण सुल्तान का जो पद है वो क्या हो गया, एक खिलौना मात्र रह करके रह गया था, या उसका जो गर्व है वो या जो प्रतिष्ठा है वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो सबसे पहले बलबन ये चाहता था कि वो अपने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को पुनः वापस लाए, जो इल्तुतमिश के बाद से खो गया था। और इन सब के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य क्या था, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य था, जो 40 सरदारों का गुट था तुर्कान चेहलगानी, जिसका काम ही ये था कि राजाओं को बनाना और फिर राजाओं को समाप्त करना। तो ये जो तुर्कानी चेहलगानी, जिसके सहायता से बलबन स्वयं भी शासक बना था, तो वो चाहता था कि हेन तेन प्रकार से इन तुर्कानी चेहलगानी को नष्ट कर दिया जाए, ताकि वो एकमात्र निरंकुश शासक बनते हुए जो है सुल्तान की प्रतिष्ठा का भय जनता के मन में बैठा सके। तो इस प्रकार जो है बलबन का जो सबसे पहला कार्य था कि सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तुर्कानी चेहलगानी के जो सरदारों के जो प्रभाव थे, उनके आधिपत्य को समाप्त करना, जनसाधारण के मन में जो एक भय बैठाना, ताकि वो निर्विरोध क्या कर पाए, शासन कर पाए। दूसरी समस्या क्या थी, दूसरी समस्या जो उत्तर पश्चिम की ओर से था, वो था मंगोल थ्रेड्स, है ना। ये तो शुरू हो गया था चंगेज खां के समय से, अर्थात इल्तुतमिश के समय से भी शुरू हो गया था। तो एक मंगोल थ्रेड्स की संभावना थी और बलबन को ये जो है बलबन को ये सूचना मिल रहा था कि उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में जो है मंगोल थ्रेड्स हमें प्रॉब्लम कर सकता है। इसके अलावा बंगाल का प्रांत जो है इल्तुतमिश के बाद पुनः स्वतंत्र हो गया और नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय में जो है स्वतंत्र हो गया, जिसके कारण जिसे भी दिल्ली सल्तनत में पुनः जो है मिलाना एक चुनौती था। तो बंगाल का जो है जो क्षेत्र है उसे भी दिल्ली में मिलाना एक चुनौती के तौर पर था। इसके अलावा इल्तुतमिश के बाद से जो है राजस्थान, द्वाब, मालवा, बुंदेलखंड, ये जो है उन लोगों ने अपनी शक्ति को पुनः संगठित करते हुए जो है वो पुनः जो है धीरे धीरे स्वतंत्र स्थिति को प्राप्त कर लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा दिल्ली के आसपास के मेवातियों का विद्रोह या उनके मेवातियों का विद्रोह, कटहर के विद्रोह, ये जो विद्रोह है, या दोआब के क्षेत्र में जो विद्रोह है, ये आंतरिक विद्रोह भी उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर उतरा। तो बलबन के सामने ये चुनौतियाँ थी एक शासक बनने के साथ, और बलबन इन चुनौतियों को धीरे धीरे जो है सबको समाप्त कर दिया। और कहा जाता है उसने सुल्तान के पद को व्यक्तिगत जो है उसने सुल्तान के पद को इतना ऊंचा उठा दिया कि तत्कालीन समय में जो है उस सुल्तान पद से सभी कोई क्या करते थे, डरते थे, या उसके मन में एक सुल्तान बनने की लालसा उत्पन्न होती थी। चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि बलबन ने कौन कौन से कार्य किए एज अ सुल्तान, या उसके द्वारा जो समस्याएं थी उनका समाधान किस प्रकार किया। सबसे पहला काम उसने क्या कि तुर्कान चेहलगानी का अंत कर दिया। ठीक है, तो इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए जो 40 सरदारों का गुट था, जिसका काम ही ये
था कि सुल्तान को बनाना और सुल्तान को ख़त्म करना। इसी गुटों के सहायता से बलबन स्वयं भी शासक बना था, तो अतः वो जानता था कि ये जो सरदार है बाद में जाकर उनको क्या कर सकते हैं, समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए उसने इसे डिलीट कर दिया या उसे क्या कर दिया ना, समाप्त कर दिया। तुर्कानी चेहलगानी के एक एक जो मेंबर है उन्हें किसी भी हेन तेन प्रकार से मरवा दिया गया, तो एक प्रकार से एंड कर दिए गए। ठीक है, चलिए दूसरी ओर बलबन ने जो है किंगशिप पॉलिसी दिया या राजत्व का सिद्धांत दिया। और उस समय काल के दौरान जो है ये मध्यकाल में जो है फारस में ये देखा जाता था, एक प्रथा थी कि शासकों के द्वारा अपने वसीयत में क्या किया जाता था, अपने विचारों को रखा जाता था। तो बलबन ने भी अपने विचारों को रखा, किसके थ्रू से, तो किंगशिप पॉलिसी ऑफ बलबन या बलबन का राजत्व सिद्धांत के तौर पर रखा। और ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सिद्धांत का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और समराइज पार्ट ये है कि मेन क्या था ना, किंग क्या था, राजा क्या था, वो एक ईश्वर पद था, उसे ईश्वर से प्राप्त था और वो निरंकुश था, वो किसी भी प्रकार का कानून को अपना सकता था, उससे ऊपर सर्वोच्च कोई नहीं। इन दोनों को बनाने के लिए बलबन ने जो है अपना क्या दिया था, राजत्व का सिद्धांत दिया था। और राजत्व सिद्धांत को सर्वोपरि बनाने के लिए उसने अपने विचार के साथ साथ अपने जो व्यवहार है उन दोनों में परिवर्तन कर दिया था। ठीक है, अब वो एक जो है क्या है ना, कहेंगे कि सुल्तान बलबन की तरह जीना प्रारंभ कर दिया था, ना कि व्यक्तिगत बलबन। ठीक है, तो वो व्यक्तिगत बलबन से सुल्तान बलबन के और जो फ्लो है वो बलबन के राजत्व सिद्धांत में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके लिए बलबन ने क्या किया ना, योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की जिससे कि वो राज्य प्रशासन को सुचारू रूप से चला सके। और दिल्ली सल्तनत में एकमात्र जो है बलबन ही था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांत को विस्तार पूर्वक विवेचन किया था। उसके राजत्व सिद्धांत का सार जो है फारस से लिया गया था। फारस के शासकों के द्वारा राजत्व के सिद्धांत अपनाए जाते, उन्हीं सिद्धांतों को, विचारों को उन्होंने अपनाया। ठीक है, चलिए बलबन ने इसी राजत्व सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए जो है वंशावली पर जो है ज़्यादा जोर दिया और उसने स्वयं को जो है अफरीसियाब वंशज, अफरीसियाब का क्या बताया ना, वंशज बताया। इसके अलावा बलबन ने जो है फारसी परंपराओं को या फारस के परंपराओं को जो है अपनाना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि ये राजत्व सिद्धांत जो है और ऊंचा की ओर बढ़े और लोग जो है इस सिद्धांत के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखें या उसके प्रति एक भय या जो है क्या रखें ना, उसका प्रभाव बना रहे। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया गया, जैसे ही उसने गद्दी पर बैठा उसने जो है नृत्य, संगीत, मद्यपान जैसी चीज़ों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। और इसके साथ साथ फारसी परंपरा के अनुसार सिजदा और पायोबोस है ना, सिजदा और पायोबोस की प्रथा को जो है अपनाया गया, जो कि फारसी की एक परंपरा है, उसे जो है यहाँ पर अपनाया गया। साथ में ईरानी जो त्यौहार है नौरोज को जोर से धूमधाम से दरबार में मनाने की प्रथा को भी जो है इसके द्वारा अपनाया गया। तो कुछ फारस के तरह ही जो वहाँ के जो राजप्रसादों की एक्टिविटी है, उन एक्टिविटियों को बलबन ने अपनाया, अपने राजत्व सिद्धांत को बहुत गहन तरीके से लागू करने का प्रयास किया, ना केवल थियोरेटिकल बल्कि प्रैक्टिकल वे पर। जिस तरह अर्थात उन्होंने अपने व्यवहार को परिवर्तन किया, एकाकी में रहने लगा, हमेशा एक राजा का भाव जो उसके विचार में आने लगा और धीरे धीरे जो है वो व्यक्तिगत सुल्तान से लेकर के व्यक्तिगत बलबन से लेकर के सिर्फ और सिर्फ सुल्तान बलबन बन गया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिलिट्री। अब मान लीजिए कि आपको एक राजत्व सिद्धांत को लागू करना है जिसमें एक निरंकुश राजा होगा, शक्तिशाली राजा होगा, जिस पर जनता का प्रभाव होगा। उसके लिए सबसे पहला काम करना होगा कि मिलिट्री का ऑर्गेनाइजेशन भी ठीक ठाक होना चाहिए। तो उसने मिलिट्री के ऑर्गेनाइजेशन को बहुत मजबूत बनाया, विशाल सेनाएं बनाए, कुशल उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया, संगठन सुरक्षा मंगोलों। अच्छा, दूसरा और एक कारण रीज़न था इस ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनना, मंगोलों के थ्रेट, मंगोलों का जो आक्रमण था उससे रक्षा करने के लिए भी अपने सेना को संगठित किया गया, उनके वेतन में वृद्धि किए गए, साथ में उनको प्रशिक्षण पर बल दिया गया। बलबन ने जो इमादुल मुल्क है उसे अपना क्या बनाया था, दीवाने अर्ज नियुक्त किया था, यह सेना का प्रधान। इमाद उल मुल्क के द्वारा जो कार्य किए गए वो बलबन की सेना को बहुत हद तक मजबूती प्रदान किया और इसी सेना के द्वारा जो है बलबन के राजत्व सिद्धांत को मजबूती प्रदान की गई। उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में मंगोल आक्रमण के भय को भी टाला गया, पूर्ण तो खत्म नहीं लेकिन टाल दिया गया। ठीक है,
अब चलिए इसके अलावा और कौन कौन से प्रोसेस अपनाए गए। स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस सिस्टम, बलबन ने किसी भी अधिकारी को नहीं छोड़ा, छोटे से लेकर बड़े अधिकारी सभी के साथ जो है एक ही क्या लगा कर रखा, स्पाई लगा कर रखा, और इसे बरीद कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बरीद। तो बरीदों की नियुक्ति की गई। उनका काम था सुबह से शाम तक राजा को खबर देना और क्या करना, एक एक चीज़ों की खबर देकर उन्हें गुप्तचर विभाग को इतना मजबूत बना दिया कि इससे कोई भी अधिकारी बाहर नहीं जा सकते थे, और इस प्रकार पूर्ण रूप से अपने जो है सिस्टम पर जो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, बलबन के सिंहासन पर बैठने से दिल्ली के आसपास, हाँ चलिए, तो इसके अलावा जो कंट्रोल ऑफ रिबिलियन, जैसे दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में मेवातियों का, कटहर में विद्रोह, दोआब में जो है विद्रोह, इन सभी विद्रोह को जो है उसने क्या किया, पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया। जंगलों को क्या किया, साफ कर दिया गया, वहाँ सैनिक टुकड़ियाँ, छावनियाँ लगा दी गई, और साथ में क्या किया गया ना, सैनिक क्षेत्रों में बांट करके चौकियाँ बना दिए गए। तो इस प्रकार सेना के माध्यम से उसने क्या किया ना, पूर्ण रूप से रिबिलियंस को जो है, जो आंतरिक विद्रोह थे उसको क्या कर लिया गया, कंट्रोल कर लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विषय क्या था ना, नेक्स्ट विषय था बंगाल की विजय। बंगाल पूर्ण रूप से फिर स्वतंत्र हो गया था। नसरुद्दीन महमूद के समय में बंगाल जो है क्या हो गया था ना, अरसल खां के नेतृत्व में क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। लेकिन जब बलबन का समय आया तो तातर खां वहाँ के शासक बने, और वो उसने आधिपत्य को स्वीकार कर लिया और बहुत सारे उपहार हाथी के तौर पर जो है बलबन को दिया। लेकिन कुछ समय के बाद बलबन ने जो है अपने तुगरिल खां को क्या बना दिया, वहाँ का इक़्तिदार बना दिया। परंतु 1279 में जो है तुगरिल खां ने विद्रोह कर दिया, और इस पर जो है बलबन को बहुत धक्का लगा, क्योंकि उसका ऑफिसर जो है प्रथम बार उसके विरुद्ध विद्रोह में खड़ा हुआ। तो बलबन ने अपने पुत्र से मिल करके तुगरिल खां के विद्रोह को क्या कर दिया ना, समाप्त कर दिया। अर्थात वो कहाँ आए, बंगाल आए, और उन्होंने तुगरिल खां के विद्रोह को समाप्त कर दिया। और इसी अवसर पर बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को क्या किया ना, यहाँ का इक़्तिदार बनाया, और वो चला गया। बाद में बलबन के 2 पुत्र थे, उनमें से जो ये छोटा पुत्र है बुगरा खां, वो बंगाल में ही स्वयं को सीमित कर लिया और यहाँ का शासक बन करके रह गए। ठीक है, चलिए बलबन के 2 पुत्रों में से एक जो बड़ा पुत्र था, वो मंगोल अटैक या मंगोल की जो आक्रमण होते थे उसके लिए सीमाओं पर काम करने लगा। बलबन को मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए जो है वहाँ वो लाहौर गया, और वहाँ के किलों को एक सुदृढ़ प्रणाली के तहत मजबूत बनाया। किलों की श्रृंखला बनाई गई और मजबूत सेनाएं भी रखी गई, है ना, ताकि किलों में अगर कोई अटैक हो तो उसे रक्षा किया जा सके। अपने शहजादा मोहम्मद को जो है उसने क्या किया ना, उत्तर पश्चिम में जो सीमा है उसका उत्तरदायित्व सौंपा। ये जो शहजादा महमूद है वो क्या है, इसके बड़ा पुत्र थे, उसी को उसने जो है वहाँ का उत्तरदायित्व सौंपा, और शहजादा मोहम्मद ने मंगोल आक्रमण को पूर्ण रूप से रोकने में सफलता प्राप्त किया। लेकिन 1286 में क्या हुआ, एक बड़ी मंगोल सेना के आक्रमण में उसका पुत्र शहजादा महमूद जो है मारा गया, और इस शोक से बलबन जो है पूर्ण रूप से आघातित हो गया। और फिर 1287 में जो है मृत्यु से पहले उसने शहजादा महमूद के पुत्र कैख खुसरो को जो उत्तराधिकारी की नियुक्त किया, और 1227 में बलबन की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार बलबन के जो किंगशिप पॉलिसियां हैं, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उत्तर पश्चिम में किया गया कार्य है, इन सबको हमने देखा। मूल रूप से हम ये देख पा रहे कि बलबन ने कोई नया चीज़ का प्रबंध नहीं किया, लेकिन अपने पुराने आंतरिक संगठन को मजबूत बनाया, ताकि किसी प्रकार का जो बाहरी आक्रमण है उससे क्या पाया जा सके, सुरक्षा पाया जा सके। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार मध्यकाल में अन्य कई और शासकों को लेकर के क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।